इस हफ्ते बाजार में कोई छुट्टी नहीं है। सोमवार से शुक्रवार तक पूरे 5 दिन ट्रेडिंग होगी। इसका मतलब है कि हर दिन आने वाली खबरें और ग्लोबल अपडेट्स सीधे बाजार की चाल तय करेंगे। इसलिए इस हफ्ते वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा रह सकती है। दोस्तों, पिछले हफ्ते शेयर बाजार में काफी उथल-पुथल रही। बीएसई सेंसेक्स करीब 2090 अंक यानी 2.7% गिरा और एनएसई निफ्टी भी 532 अंक यानी 2.2% टूट गई। अगर आपका पोर्टफोलियो इस हफ्ते लाल दिखा तो घबराइए मत, आज हम पूरी बात समझेंगे। सिर्फ भारतीय बाजार ही नहीं, अमेरिकी बाजारों में भी भारी दबाव देखने को मिला। डाउ जोन्स और नैस्डैक दोनों में गिरावट आई। इससे ग्लोबल सेंटिमेंट कमजोर हुआ है और उसका असर भारतीय बाजार पर अगले कुछ दिनों तक बना रह सकता है। अमेरिकन बॉन्ड्स की बात करें तो यूएस बॉन्ड यील्ड 4.6% के करीब पहुंच गई है। जब बॉन्ड यील्ड बढ़ती है तो इन्वेस्टर्स का पैसा शेयर मार्केट से निकलकर बॉन्ड में जाने लगता है, जो इक्विटी मार्केट के लिए अच्छी खबर नहीं मानी जाती। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर हुआ क्या। इस पूरी गिरावट के पीछे दो बड़े कारण थे। एक तरफ यूएस ईरान तनाव और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जी का वो बयान जिसने बाजार में अचानक घबराहट फैला दी। अमेरिका ने ईरान के सामने 14 मांगे रखी थी। ईरान ने सब नकार दिया। इससे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने का डर और गहरा हो गया और बाजार ने ओवर रिएक्ट किया। याद रखिए, भारत का करीब 50 से 60% तेल इसी रास्ते से आता है। प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों से पेट्रोल कम इस्तेमाल करने, सोना न खरीदने और विदेश यात्रा घटाने की अपील की। बात में दम था, लेकिन आम आदमी ने सुना और सोचा कुछ बड़ा होने वाला है और बाजार से बाहर निकलने लगा। इसी के साथ सरकार ने सोने और चांदी पर 15% इंपोर्ट ड्यूटी भी लगा दी। इससे गोल्ड और महंगा हो गया। गोल्ड अभी 1,58,450 रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास है और सिल्वर 97,000 रुपए के करीब। ज्वेलर्स ने कई जगह हड़ताल भी की। रुपया डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया। 96.14 रुपए तक गया और 95.96 रुपए के पास बंद हुआ। ये कमजोरी सीधे महंगाई को बढ़ाती है, क्योंकि इंपोर्ट महंगा हो जाता है, खासकर तेल। पेट्रोल और डीजल 3 रुपए प्रति लीटर महंगे हो गए हैं, लेकिन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का घाटा अभी भी नहीं भरा। इसका मतलब है आगे और बढ़ोतरी की संभावना बनी हुई है। इसे बाजार पहले से भाप रहा था। अब आते हैं निफ्टी के लेवल्स पर। शुक्रवार को निफ्टी 23,646 पर बंद हुआ। दिन का हाई 23,841 रहा, लेकिन बंद होते होते वो लेवल टिक नहीं पाया। गिफ्ट निफ्टी 23,769 के करीब है, जो थोड़ी राहत की बात है। अगले हफ्ते निफ्टी की रेंज 23,250 से 24,250 के बीच दिख रही है। नीचे की तरफ 23,500 टूटा तो 22,800 तक का सफर तय हो सकता है। ऊपर की तरफ 23,800 और 24,100 पर रेजिस्टेंस है। इन लेवल्स को ध्यान से देखते रहिए। बैंक निफ्टी की बात करें तो ये 53,700 के आसपास है। अगले हफ्ते इसकी रेंज 52,600 से 54,600 के बीच रहने का अनुमान है। बैंक निफ्टी पर दबाव ज्यादा है और एक्सपर्ट्स मानते हैं कि 51,500 तक का करेक्शन देखने को मिल सकता है। स्मॉल कैप शेयर्स में अभी भी पैसा आता दिख रहा है, जबकि लार्ज कैप और मिड कैप में कमजोरी नजर आ रही है। इससे संकेत मिलता है कि रिटेल इन्वेस्टर्स अभी भी रिस्क लेने को तैयार हैं, लेकिन बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स सावधानी बरत रहे हैं। FII यानी विदेशी निवेशकों ने इस कैलेंडर ईयर में अब तक करीब 2,64,000 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। ये बड़ा आंकड़ा है, लेकिन शुक्रवार को उन्होंने 1,329 करोड़ रुपए की खरीदारी की। एक दिन से ट्रेंड नहीं बनता, लेकिन ये संकेत है कि उन्हें इस लेवल पर वैल्यू दिखने लगी है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस यानी हमारे अपने म्यूचुअल फंड्स और इंश्योरेंस कंपनीज ने इस ईयर में 3,72,000 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। यही वो ताकत है जिसने बाजार को बड़े क्रैश से बचाए रखा है। इसे हल्के में मत लीजिए। अब बात करते हैं सेक्टर्स की। IT, FMCG और मीडिया इस माहौल में अपेक्षाकृत मजबूत दिख रहे हैं। वहीं रियल एस्टेट, PSU बैंक्स, ऑयल एंड गैस और मेटल्स पर दबाव है। इन सेक्टर्स में अभी सावधानी जरूरी है। रियल एस्टेट स्टॉक्स पर तो एकदम क्लियर बात कहनी है। DLF, सिग्नेचर ग्लोबल, ओमैक्स, PNC इंफ्रा और ब्रिगेड जैसे स्टॉक्स में 20 से 22% तक की और गिरावट आ सकती है। अगर इनमें से कोई आपके पोर्टफोलियो में है तो किसी भी उछाल पर एग्जिट का प्लान बनाना शुरू करें। डिफेंस स्टॉक्स जैसे BDL, BEML, GRSE, कोचिन शिपयार्ड और HAL पहले से काफी ऊपर आ चुके हैं। अब 2.5 से 3% की और गिरावट पॉसिबल है। लंबे समय के लिए ये सेक्टर अच्छा है, लेकिन अभी फ्रेश बाइंग की जल्दी ना करें। ऑयल सेक्टर यानी HPCL, BPCL और IOC पर भी किसी न्यूज पर रिएक्ट करके एंट्री मत करें। ऐसा करने पर अक्सर मार्केट थप्पड़ मारती है। इन स्टॉक्स को सेटल होने दें, फिर सोचें। इस हफ्ते जो बड़े रिजल्ट्स आने वाले हैं उन पर नजर रखें। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम, गेल और NTPC अपने Q4 के नतीजे जारी करेंगे। इनके रिजल्ट्स का सीधा असर एनर्जी सेक्टर की स्टॉक्स पर दिखेगा। अगले हफ्ते कई अहम इकोनॉमिक डेटा भी आने वाले हैं जो बाजार की दिशा तय कर सकते हैं।
इंडिया की इन्फ्लेशन फिगर्स, चाइना का इंडस्ट्रियल आउटपुट, यूएस का जॉबलेस क्लेम्स डेटा, 3 देशों के मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई और यूएस एफओएमसी मीटिंग के मिनट्स, इनमें से एक भी बड़ा आंकड़ा अनएक्सपेक्टेड आया तो बाजार में हलचल हो सकती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का असर लगातार बढ़ रहा है और इस हफ्ते निविडिया के रिजल्ट्स पर पूरी दुनिया की नजर रहेगी। अगर एआई सेक्टर से कोई बड़ा पॉजिटिव अपडेट आता है तो टेक्नोलॉजी शेयर्स में अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। गूगल आईओ इवेंट भी इस हफ्ते काफी अहम रहेगा। गूगल इस इवेंट में एआई, एंड्रॉइड और नई टेक्नोलॉजी से जुड़े बड़े ऐलान करता है, इसलिए टेक सेक्टर में यूके का इन्फ्लेशन डेटा और चाइना की सेंट्रल बैंक की मीटिंग भी बाजार के लिए महत्वपूर्ण रहेगी। अगर इंटरेस्ट रेट्स या इकोनॉमिक पॉलिसीज में कोई बड़ा बदलाव होता है तो उसका असर ग्लोबल मार्केट्स के साथ भारतीय बाजार पर भी दिखाई दे सकता है। Q4 रिजल्ट सीजन अभी खत्म नहीं हुआ है और कई बड़ी कंपनियों के नतीजे आने बाकी हैं। BEL, BPCL, ITC, LIC और ग्रासिम इंडस्ट्रीज जैसे हैवी वेट्स के रिजल्ट्स इस हफ्ते पूरे मार्केट की डायरेक्शन तय करेंगे। इंडियन ऑयल के Q4 में रिफाइनिंग मार्जिन्स और क्रूड ऑयल की ऊंची कीमतों का असर देखना होगा। अगर मार्जिन्स दबाव में रहते हैं तो स्टॉक में वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है। नायका के रेवेन्यू में मजबूत ग्रोथ की उम्मीद है, लेकिन मार्जिन नॉर्मलाइजेशन से हल्का दबाव भी दिख सकता है। ओला इलेक्ट्रिक के लिए रेवेन्यू और लॉसेस दोनों पर बाजार की नजर रहेगी। ईवी डिमांड और कॉस्ट कंट्रोल के सिग्नल्स कमजोर आए तो स्टॉक पर नेगेटिव सेंटिमेंट बन सकता है। इस हफ्ते एसएमई सेगमेंट में करीब 138 करोड़ रुपए के 4 आईपीओ खुलने वाले हैं। एनएफपी संपूर्णा फूड्स 18 मई को, टीम टेक फॉर्मवर्क सॉल्यूशंस 19 मई को और वेज रोमा पंजाबी अंगीठी तथा हरिकांता ओवरसीज 20 मई को खुलेंगे। मेन बोर्ड आईपीओस फिलहाल धीमे हैं, इसलिए फोकस छोटे लिस्टिंग्स पर रहेगा। मुथूट फिनकॉर्प ने आईपीओ लाने का बड़ा फैसला किया है और करीब 4000 करोड़ रुपए जुटाने की तैयारी है। कंपनी ने वित्त वर्ष 2026 में 1640 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट दर्ज किया, जो पिछले साल से लगभग दोगुना है। साथ ही स्टॉक स्प्लिट भी अप्रूव हुआ है, जिसमें 10 रुपए फेस वैल्यू वाले शेयर को 2 रुपए के 5 हिस्सों में बांटा जाएगा। एनएसई पर इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट यानी ईजीआर ट्रेडिंग की शुरुआत होने जा रही है। आसान भाषा में समझें तो अब सोने को डिजिटल तरीके से ट्रेड करने का नया सिस्टम धीरे धीरे मजबूत हो रहा है, जिस पर बिजनेस चैनल्स की खास नजर रहने वाली है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि 23,250 के नीचे निफ्टी जाने की संभावना काफी कम है। ये लेवल फंडामेंटली बहुत मजबूत है। एक मुश्त पैसा लगाने की बजाय 3 से 4 किश्तों में एसआईपी स्टाइल से खरीदारी करना इस समय सबसे समझदारी की बात होगी। गोल्ड में निवेश करना चाहते हैं तो फिजिकल गोल्ड की बजाय टाटा गोल्ड ETF या गोल्ड बीज जैसे डिजिटल ऑप्शंस बेहतर हैं। 15% ड्यूटी से बचाव भी होगा और लिक्विडिटी भी रहेगी। अभी 1,50,000 रुपए के आसपास का लेवल आने का इंतजार करना सही रहेगा। स्ट्रीट ऑफ हॉर्मूज की प्रॉब्लम लॉन्ग टर्म में सॉल्व जरूर होगी। यूएई के फुजेरा से एक ऑल्टरनेट ऑयल पाइपलाइन का काम चल रहा है, जो 2027 तक तैयार होगा। इससे भारत का ऑयल सप्लाई रूट डाइवर्सिफाई होगा और हम एक रास्ते पर निर्भर नहीं रहेंगे। बड़ी तस्वीर देखें तो हाँ, क्रूड $100 के ऊपर है, रुपया कमजोर है, इन्फ्लेशन ऊपर है और एफआईआई बेच रहे हैं। लेकिन इंडिया के स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स, डोमेस्टिक बाइंग की ताकत और सरकार की लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी, यही चीजें बाजार को थामे हुए हैं। एक्सपर्ट्स की राय में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जल्द या देर से खुलेगा जरूर, और जिस दिन तनाव कम हुआ उस दिन निफ्टी तेजी से ऑल टाइम हाई की तरफ दौड़ेगा। 4 से 6 महीने में 26,000 का स्तर देखना बिल्कुल संभव है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के विदेश दौरों पर भी बाजार की नजर रहेगी। यूएई के बाद अब यूरोप के देशों के साथ डिफेंस, गैस सप्लाई और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप से जुड़ी नई डील्स की उम्मीद है, जिससे कुछ सेक्टर्स में अचानक तेजी देखने को मिल सकती है। पीएम मोदी की नीदरलैंड्स यात्रा ऐसे समय में हुई जब ग्लोबल इकोनॉमी में अनसर्टेनिटी बनी हुई है। इस दौरे में इंडिया नीदरलैंड्स स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप 2026-2030 का रोड मैप तैयार हुआ है, जिससे ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन को लंबी अवधि में मजबूती मिलने की उम्मीद है। इस यात्रा का सबसे बड़ा हाईलाइट रहा सेमीकंडक्टर और क्लीन एनर्जी पर फोकस। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और ASML के बीच धुलेरा सेमीकंडक्टर फैब को लेकर बड़ा समझौता हुआ है, जो इंडिया की सेमीकंडक्टर कैपेबिलिटी के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। ग्रीन हाइड्रोजन, रिन्यूएबल एनर्जी और क्रिटिकल मिनरल्स सप्लाई चेन को लेकर भी कई एग्रीमेंट्स हुए हैं। वाटर मैनेजमेंट, डेयरी ट्रेनिंग और फ्लावर फार्मिंग जैसे इनिशिएटिव्स में भी सहयोग बढ़ा है। ICMR और नीदरलैंड्स इंस्टीट्यूट्स के बीच रिसर्च पार्टनरशिप्स और नालंदा यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रोनिंगन जैसे एकेडमिक टाई-अप्स भी हुए हैं। अब आइए फटाफट उन सभी स्टॉक्स के बारे में जान लेते हैं जिन पर बाजार बंद होने के बाद खबरें निकाल कर आई थी। इसलिए सोमवार को इन सभी स्टॉक्स पर खबरों की वजह से हलचल देखने को मिल सकती है। KEC इंटरनेशनल का Q4 कमजोर रहा, प्रॉफिट 28% गिरा और रेवेन्यू और EBITDA दोनों नीचे आए हैं। स्टॉक पहले से दबाव में है और 52 वीक लो के करीब है, इसलिए शॉर्ट टर्म में सेलिंग प्रेशर बना रह सकता है। डोडला डेयरी का Q4 प्रॉफिट 2.3% घटकर 54 करोड़ रुपए रहा, लेकिन रेवेन्यू 4.6% बढ़ा है। मार्जिन्स पर दबाव है, पर 5 रुपए डिविडेंड से कुछ सपोर्ट मिल सकता है। स्टॉक में मिक्स्ड मूवमेंट देखने को मिल सकती है।
वोडाफोन आइडिया ने Q4 में 51,970 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट दर्ज किया है। ये मुख्य रूप से एक बड़े वन टाइम अकाउंटिंग गेन और AGR रीअसेसमेंट की वजह से आया है। कंपनी ने 4,730 करोड़ रुपए के वारंट्स जारी करने की भी मंजूरी दी है, जिससे आगे कैपिटल रेज का रास्ता खुला है। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने REC के साथ प्रपोज्ड मर्जर को लेकर बड़ा कदम उठाया है। इस प्रस्ताव को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए आगे भेजा गया है। ये कदम दोनों कंपनियों के स्ट्रक्चर और लेंडिंग इकोसिस्टम। हीरो मोटोकॉर्प ने 2027 के लिए 1500 करोड़ का कैपेक्स रखा है, जिसमें स्कूटर कैपेसिटी डबल करना और EV एक्सपेंशन शामिल है। साथ ही साउथ इंडिया में 700 करोड़ रुपए से ज्यादा का ग्लोबल पार्ट सेंटर बनेगा। ये ऑटो सेक्टर के लिए लॉन्ग टर्म पॉजिटिव सिग्नल है। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स और लेबर यूनियन के बीच टॉक्स आखिरी चरण में है, लेकिन AI प्रॉफिट शेयरिंग और बोनसेस को लेकर बड़ा कॉन्फ्लिक्ट बना हुआ है। अगर 21 मई की स्ट्राइक हुई तो सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन पर असर पड़ेगा और इसका असर इंडियन IT और इलेक्ट्रॉनिक स्टॉक्स पर भी दिख सकता है। टाटा स्टील ने 2,965 करोड़ रुपए का प्रॉफिट दर्ज किया, जो मार्केट एस्टिमेट से बेहतर रहा। हालांकि 340 करोड़ रुपए का एक्सेप्शनल लॉस भी रहा, लेकिन मजबूत नतीजों से सेंटीमेंट पॉजिटिव रह सकता है। RBL बैंक में एमिरेट्स NBD को 74% तक स्टेक बढ़ाने की मंजूरी मिली है। इससे बैंक की कैपिटल स्ट्रेंथ और एक्सपेंशन प्लान्स को सपोर्ट मिलेगा, जिसका असर स्टॉक पर दिख सकता है। हिंदुस्तान कॉपर का प्रॉफिट 187 करोड़ रुपए से बढ़कर 444 करोड़ रुपए पहुंच गया और EBITDA मार्जिन भी 54.3% तक मजबूत हुआ। मजबूत नंबर्स के चलते स्टॉक में बाइंग इंटरेस्ट बढ़ सकता है। सेल ने Q4 में 46% प्रॉफिट ग्रोथ के साथ 1,836 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट दर्ज किया, जो उम्मीद से बेहतर रहा। इससे मेटल सेक्टर सेंटिमेंट को सपोर्ट मिल सकता है। कोचीन शिपयार्ड के रेवेन्यू और प्रॉफिट में गिरावट रही, लेकिन मार्जिन्स में सुधार देखने को मिला। मिक्स्ड रिजल्ट्स के कारण स्टॉक में लिमिटेड रिएक्शन देखने को मिल सकता है। कोल इंडिया को MCL लिस्टिंग और स्टेक सेल के लिए DIPM की मंजूरी मिली है। ये डिसइन्वेस्टमेंट स्टोरी सोमवार को स्टॉक को फोकस में ला सकती है। गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया का प्रॉफिट 86.7% बढ़कर 521 करोड़ रुपए पहुंच गया। स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स के चलते FMCG और सिगरेट सेगमेंट में पॉजिटिव सेंटिमेंट बन सकता है। गोदरेज इंडस्ट्रीज का प्रॉफिट 142% बढ़कर 444 करोड़ रुपए हो गया है। डाइवर्सिफाइड बिजनेस ग्रोथ की वजह से स्टॉक में मजबूत एक्शन देखने को मिल सकता है। प्रीमियर एनर्जीज का नेट प्रॉफिट 64.4% बढ़ा है, जो रिन्यूएबल एनर्जी डिमांड में मजबूती दिखाता है। इससे सोलर और क्लीन एनर्जी स्टॉक्स पर पॉजिटिव असर पड़ सकता है। NCC का नेट प्रॉफिट 18.8% घटकर 206 करोड़ रुपए रहा। कमजोर अर्निंग्स की वजह से स्टॉक पर दबाव देखने को मिल सकता है। बजाज इलेक्ट्रिकल्स को 67.5 करोड़ रुपए का नेट लॉस हुआ है, जबकि पिछले साल प्रॉफिट था। कमजोर ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस के कारण सोमवार को नेगेटिव रिएक्शन संभव है। पेस डिजिटेक को 709.9 करोड़ रुपए का बड़ा BESS प्रोजेक्ट मिला है। इस ऑर्डर विन के चलते स्टॉक में स्ट्रॉन्ग बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल सकता है। यूनो मिंडा का प्रॉफिट 22.4% बढ़कर 325 करोड़ रुपए पहुंच गया और रेवेन्यू ग्रोथ भी मजबूत रही। ऑटो एंसिलरी स्पेस में ये स्टॉक फोकस में रह सकता है। डिलीवरी का प्रॉफिट फ्लैट रहा, लेकिन रेवेन्यू 30% बढ़ा है। स्ट्रॉन्ग बिजनेस ग्रोथ की वजह से स्टॉक में सकारात्मक सेंटिमेंट बना रह सकता है। लेटेंट व्यू एनालिटिक्स का प्रॉफिट लगभग स्टेबल रहा, लेकिन रेवेन्यू और EBITDA में अच्छी ग्रोथ दिखी। IT एनालिटिक्स स्पेस में स्टॉक पर मिक्स्ड से पॉजिटिव असर रह सकता है। हिंद रेक्टिफायर्स का प्रॉफिट 55% गिरा, जबकि रेवेन्यू में 51% ग्रोथ रही। कमजोर मार्जिन्स के कारण स्टॉक पर दबाव देखने को मिल सकता है। एमक्योर फार्मा को US FDA इंस्पेक्शन के बाद फॉर्म 483 मिला है, जिसमें 7 प्रोसीजरल ऑब्जर्वेशंस हैं। रेगुलेटरी अपडेट के चलते स्टॉक में वॉलेटिलिटी रह सकती है। दोस्तों, आज की पूरी बात को अगर 4 पॉइंट्स में समझें तो पहली बात, बाजार अभी कमजोर है और वॉलेटिलिटी बनी रहेगी। US ईरान तनाव, कमजोर रुपया, महंगा क्रूड ऑयल और ग्लोबल दबाव, ये सब मिलकर बाजार को ऊपर नहीं जाने दे रहे। इसलिए इस हफ्ते हर दिन की खबरों पर नजर रखना जरूरी है। दूसरी बात, 23,500 का लेवल निफ्टी के लिए सबसे अहम सपोर्ट है। ये टूटा तो 22,800 तक गिरावट आ सकती है। बैंक निफ्टी पर भी दबाव है और रियल एस्टेट, ऑयल, PSU बैंक जैसे सेक्टर्स में अभी सावधानी जरूरी है। किसी भी न्यूज पर रिएक्ट करके फ्रेश एंट्री लेना इस माहौल में नुकसानदायक हो सकता है। तीसरी बात, घबराहट में बेचना सबसे बड़ी गलती होगी। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने 3,72,000 करोड़ रुपए की बाइंग करके बाजार को थाम रखा है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये गिरावट एक अपॉर्चुनिटी है। SIP स्टाइल से धीरे धीरे क्वालिटी स्टॉक्स में पैसा लगाएं और 23,250 के नीचे के लेवल को एक बड़ा मौका मानकर चलें। चौथी और सबसे जरूरी बात, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जल्द या देर से खुलेगा जरूर और जिस दिन तनाव कम हुआ, निफ्टी तेजी से 26,000 की तरफ दौड़ेगा।
पीएम मोदी की फॉरेन विजिट से सेमीकंडक्टर, डिफेंस और एनर्जी जैसे सेक्टर्स में बड़े डील्स आ रहे हैं जो इंडिया की लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी को